वीडियो में हम लोग दो नए कंसेप्ट सीखेंगे। मैंने जो क्वेश्चन कंसीडर किया है, द मैक्सिमा इज एट 107x1 plus x2 plus 2x3 subject to the condition 14x1 plus x2 minus 6x3 plus 3x4 is equal to 7. Second equation is 16x1 plus half x2 minus 6x3 is less than equal to 5. 3x1 minus x2 minus x3 is less than equal to 0. x1 x2 x3 x4 जो है डिसीजन वेरिएबल है, दे आर द पॉजिटिव। अगर मुझे सिंपल एल्गोरिथम से इसको सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपने इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करूंगा तो मुझे सारी की सारी ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दैट शुड बी इन मैक्सिमाइजेशन, तो ये मैक्सिमाइजेशन में है, दैट्स ओके। नेक्स्ट वाली जो इक्वेशंस हैं ये सारी की सारी इक्वलिटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी है दिस इज लेस देन एंड दिस इज लेस देन, तो मुझे लेस देन वाली को इक्वलिटी में चेंज करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल जो स्लैक्स वेरिएबल है वो एंटर करने पड़ेंगे। इन इक्वेशन नंबर से मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इज द नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो 2 में तो ऑलरेडी इसमें इक्वलिटी है, मुझे यहाँ पे स्लैक वेरिएबल नहीं एंटर करना है क्योंकि ऑलरेडी इक्वलिटी है। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन वाली इक्वलिटीज है उसको इक्वेशन में चेंज करना पड़ता है। तो थर्ड और फोर्थ में मैं अपने स्लैक्स वेरिएबल एंटर करूंगा। मैं यहाँ पे स्लैक्स वेरिएबल एंटर करता हूँ S1, यहाँ पे मैंने स्लैक वेरिएबल एंटर किया S2। तो ये मेरे पास अब जो है ये किसमें चेंज हो गया, अब मेरे पास यहाँ पे ये इक्वलिटी में चेंज हो जाएंगी और ये मेरे पास जो बन गया दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, तो ये मेरे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब इनके कोरस्पॉन्डिंग जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसमें भी मुझे क्या करना होगा, इनकी कॉस्ट जो है डालनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे मेरे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है, सो दिस बिकम्स अ प्लस, अब इसमें x4 नहीं है लेकिन डिसीजन वेरिएबल है क्योंकि क्वेश्चन जो है x1 x2 x3 x4 में है, तो उसकी कॉस्ट यहाँ पे 0x4 होगी। नेक्स्ट S1 की कॉस्ट यहाँ पे 0S1 एंड प्लस जो सेकेंड है उसकी भी कॉस्ट 0S2। तो इस वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें जो हमने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो जो स्लैक्स वेरिएबल है उनके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है वो मैंने 0 एंटर की है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे मेरे पास 4 नहीं 2 वेरिएबल्स और आ गए हैं, S1 एंड S2। सो 2 वेरिएबल्स मेरे पास और आए हैं, S1 S2। तो ये सारे के सारे वेरिएबल कैसे होंगे, पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे एक नई चीज जो होने जा रही है, अगर मैं अपने इस क्वेश्चंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूं तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना इसको। दिस इज 14 x1 1 minus 6 and 3 S1 इसमें नहीं है, सो 0 0। सेकेंड अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं, दिस इज 16, दिस इज 1/2, दिस इज -6 0 S1 1 and this is 0 here. Next third equation में क्या आएगा, 3 -1 x4 नहीं है 0, S1 नहीं है 0, S2 है 1। सो ये मेरे पास इसमें से मैट्रिक्स बनता है। अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ, here it is x1 x2 x3 x4 S1 S2, ये मेरे पास वेरिएबल्स हुए, दैट्स इक्वल टू 750। सो ये जो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको मैंने सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस में लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब भी यहाँ पे जो मेरे पास इनिशियल सोल्यूशन निकलेगा वो यूनिट मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग निकलेगा। अब ये देखो ये वाला किसके कोरस्पॉन्डिंग है, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3, दिस इज x4, दिस इज S1, दिस इज S2। तो यूनिट मैट्रिक्स मेरे को यहाँ से दिख रहा है ये, सो 0 1 0 0 0 1, लेकिन यहाँ पे 3 0 0 है, लेकिन मैं इसको बाय डिवाइडिंग 3 मैं इसको 1 0 0 कर सकता हूँ 3 से डिवाइड करके। तो अगर किसी क्वेश्चन में इक्वलिटी का साइन है और वहां से मुझे एक यूनिट मैट्रिक्स की कॉलम मिल रही है, तो उसको हम लोग उसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग स्लैक वेरिएबल या कुछ आर्टिफिशियल वेरिएबल एंटर नहीं करेंगे, वो वेरिएबल्स जो हमारा बेसिक सोल्यूशन देने का काम करेगा। तो मैंने ऑलरेडी बोला कि जब भी यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास जो कॉलम्स होंगी, वो जो वेरिएबल्स होंगे वो मेरे पास इनिशियल सॉल्यूशंस देंगे। तो यहाँ से ये फर्स्ट कंसेप्ट हमने न्यू सीखा है कि जब भी किसी क्वेश्चंस में मेरे पास यूनिट मैट्रिक्स बन रहा है और उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर कुछ नंबर है जैसे 3 डला हुआ तो हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे।
तो ये मेरे पास डिसीजन वेरिएबल में नहीं जाएगा, इस डिसीजन वेरिएबल को ही हम लोग इनिशियल बेसिक सोल्यूशन में ऐड करेंगे। लास्ट के क्वेश्चन में हमने बोला था कि डिसीजन वेरिएबल को 0 पुट करके हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो इनिशियल सोल्यूशन देंगी, लेकिन इसमें कुछ नया कंसेप्ट आया है कि अगर वो यूनिट कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग आ रहा है, यूनिट मैट्रिक्स अगर वो कॉलम रिप्रेजेंट करता है वो वेक्टर, तो तब उसको 0 पुट नहीं करेंगे। अब हम लोग x1 x2 x3 की वैल्यू 0 पुट करेंगे और इनिशियल सोल्यूशन मेरे पास निकलेगा x4 s1 और s2। x4 कितना निकलेगा, तो इनिशियल सोल्यूशन क्या निकलेगा, टेकिंग x1 0 x2 0 x3 0। तो इनिशियल सोल्यूशन क्या निकला, इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन क्या निकला इसमें, व्हाट इज x4 x1 x2 x3 0 हुआ, x1 x2 x3 0, यहां से आएगा 3x4 इज इक्वल टू 7, तो x4 निकला 7/3। नेक्स्ट s1, तो ये 0 0 पुट करो, 0 0 0 s1 इज इक्वल टू 5, और हम लोग यहां से भी देख सकते हैं दिस इज यूनिट पर, तो x1 s2 इज इक्वल टू 0। तो ये यहां से मेरे पास जो है वो इनिशियल सॉल्यूशन निकला है। और इसमें हमने एक नया कंसेप्ट सीखा है कि जब भी मेरे पास जो गिवन क्वेश्चंस है, हमें जो इनिशियल सॉल्यूशन मिलता है वो यूनिट मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग मिलता है, और अगर उसमें इक्वलिटी का साइन है तो हमें उसमें कुछ भी स्लैक्स नहीं एंटर करना पड़ता। लेकिन अगर उसमें उस कॉलम में अगर 1 0 0 किसी यूनिट मैट्रिक्स की कोई कॉलम मिल रही है, तो वो वेरिएबल हमारे पास जो है इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन में चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन निकाला, x4 इज इक्वल टू 7/3, s1 इज इक्वल टू 5 एंड s2 इज इक्वल टू 0। सो मैंने जो एग्जांपल्स लिए उससे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके मैंने उसका इनिशियल बेसिक सॉल्यूशंस निकाला। क्या, x4 इज इक्वल टू 7/3, s1 इज इक्वल टू 5 एंड s2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट मैं इसका सिंपलेक्स टेबल लिखता हूँ। सो सबसे पहले आएगा बेस, सो लेट अस राइट हियर बेस। नेक्स्ट उसके पास मेरे पास आएंगे वेरिएबल्स, कौन कौन सा, x1 x2 x3, नेक्स्ट x4 s1 s2, then here it is right hand side, okay, so this becomes a, क्योंकि ये 3 इक्वेशंस है तो इसमें 3 रोज बनेगी, so 1 2 and this is a third row। तो इसमें मैं एंट्री फिट करता हूं इसकी, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस में x4, so here it is x4, next s1 and next it is s2। first equation 14 x1 x2 1 minus 6 x3 plus 3x4, so 3 s1 1 0 and right side is 7। तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने एंटर कर दी है इसमें। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन 16 x1 1/2 x2 माइनस का 6 x3 here 0 s1 1 0 and right side is equal to 5। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन 3x1 माइनस का x1 माइनस का x2 माइनस x3 so -1, here it is x4 नहीं है 0, s1 नहीं है 0, s2 is 1 and right side is equal to 0। so ये मैंने यहाँ पे वैल्यू एंटर की है सिंपलेक्स टेबल की ना, सीजे। so ये यहाँ पे मेरे पास अब सीजे की वैल्यू करूंगा मैं, सीजे, what is सीजे, the coefficient, so 107 here 107, x2 का कोफिशिएंट 1, x3 का कोफिशिएंट 2, what is the coefficient of x4, x4 नहीं था इसमें तो 0, s1 0 s2 0, यहाँ पे x4 का कोफिशिएंट 0, दिस इज 0 0 0। अब मुझे नेट वैल्यूएशन कैलकुलेट करनी है zj, सॉरी zj कैलकुलेट करेंगे इसके नेक्स्ट नेट वैल्यूएशन। अब zj कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन कोफिशिएंट्स को इन वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करके उनको सबको एड अप करेंगे। तो x1 के कोरस्पॉन्डिंग 0 × 14 प्लस 0 × 16 प्लस 0 × 3 0 0 0 एड अप करेंगे 0। तो जो स्टार्टिंग वाला इनिशियल टेबल होता है उसमें हमेशा यहाँ पे zj की वैल्यू 0 लिख लेंगे। नेट में कैलकुलेट करूंगा cj माइनस zj, सो दिस इज द नेट वैल्यूएशन हियर। अब नेट वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, cj माइनस zj, दिस इज द cj माइनस zj, तो 107, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 0 0 0। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ नया हम लोग सीखेंगे कि
मुझे चेक करना है कि क्या सारी की सारी नेगेटिव और जीरो है, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉजिटिव है। इन केस सारी की सारी नेगेटिव और जीरो होती है तो दिस इंडिकेट्स द ऑप्टिमम सोल्यूशन, तो यहाँ से हम लोग ऑप्टिमम सोल्यूशन लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास ये तीन एंट्रीज पॉजिटिव है और मुझे मैक्सिमम वाली चूज करनी है। ये वेक्टर मेरे पास एंटर करेगा और फिर हम लोग राइट हैंड साइड को इस x1 वाले वेक्टर्स की जो एंट्रीज है उनसे डिवाइड करेंगे और रेशियो कैलकुलेट करेंगे, और रेशियो कैलकुलेट करके जो मिनिमम होगी वो वाला वेक्टर बाहर जाएगा और आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, टेबल नेक्स्ट इंप्रूव करेंगे इसको। लेकिन इससे पहले मेरे पास एक थ्योरम है जिससे ये अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है कि गिवन प्रॉब्लम हैज अ अनबाउंडेड सॉल्यूशन, और यही कंसेप्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं। अब ये देखिए 1071 1 और 2, ये तीन एंट्रीज मेरे पास पॉजिटिव है। अब जो तीन एंट्रीज पॉजिटिव है, इन एंट्रीज की जो कॉलम्स हैं उनको देखिए ZJ से ऊपर। अगर उन किसी में भी सारे के सारे नेगेटिव एंट्रीज हों, जैसे इस x3 में देखिए, इन कॉलम ऑफ वेक्टर कौन सा x3 जो है कभी भी एंटर कर सकता है इस टेबल में, क्योंकि उसकी नेट वैल्यूएशन पॉजिटिव है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखिए जी -1 -6 -3 ऑल एंट्री आर नेगेटिव, तो सारी की सारी एंट्रीज नेगेटिव है। दिस इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट गिवन प्रॉब्लम हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। सो इस वे से हम लोग अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं कि गिवन प्रॉब्लम का अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। कैसे?